ये लहर नहीं, कोरोना की सुनामी है। जन अनुशासन की उम्मीद बेमानी है। सरकारों की ऐसी भी क्या मजबूरी है। लॉकडाउन से रखी 2 गज की दूरी है। आज इनकी तो कल उनकी बारी है। तालाबंदी में ही समझदारी है। लॉकडाउन अब नहीं तो कब। आज सवाल देश की सरकार से है। आज सवाल प्रदेश की सरकारों से है। आधी तैयारी और पूरी सियासत के बलबूते हम कब तक महामारी से लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सब जानते हैं कि संसाधनों के लिहाज से हम कोरोना से जंग के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हैं। सब जानते हैं कि जो अब तक न सुधरे वो आगे भी शायद ही सुधरेंगे। तो फिर किस बात की झिझक? कब तक हम जंग में डिफेंसिव रहेंगे? ऑफेंसिव होने के लिए हम वक्त क्यों नहीं ले लेते? मतलब ये कि लॉकडाउन अब नहीं तो कब। आज इसी पर बहस। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल नंबर 1। ये जो आंशिक ढील के नाम पर मिनी लॉकडाउन शब्द को गढ़ा गया है, कहीं ये आंशिक ढील ही तो भारी नहीं पड़ रही है? इस आंशिक ढील को और इसमें से कुछ चीजें हटाकर हम देखें तो भी वो ढील आंशिक ही कहलाएगी। कहीं ऐसे में यही आंशिक शब्द ही तो भारी नहीं पड़ रहा है? सवाल नंबर 2। देखिए, कोरोना धुआंधार है। देश भर से ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां से संसाधनों की कमी या किल्लत की खबरें ना आ रही हो। तो ऐसे में जब कोरोना धुआंधार रफ्तार से बढ़ रहा है तो बर्बादी से पार कैसे पाएंगे, किल्लतों से पार कैसे पाएंगे अगर वक्त बार्गेन नहीं करते हैं तो। और सवाल नंबर 3। जान से वास्ता तो क्यों ना पकड़े अंतिम रास्ता। अंतिम रास्ता, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से कहा, अंतिम रास्ते के तौर पर, अंतिम विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन को देखा जाए। तो जब जान से वास्ता है और रोज इतनी संख्या में लोग मर रहे हैं, लोग इतनी संख्या में केसेस बढ़ रहे हैं, तो अब क्या अंतिम रास्ता अपनाने का वक्त नहीं आ चुका है? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे प्राइम डिबेट में। और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता राजेंद्र आर्य जी, बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी और मेडिकल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर नरोत्तम शर्मा। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। राखी जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। राखी जी, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि अंतिम रास्ते के तौर पर ही लॉकडाउन को देखा जाए। अंतिम रास्ता तभी अपनाना पड़ता है जब कहीं और से होप ना हो। केंद्र को कहां होप नजर आ रही है आज? देखिए, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये बात की लिबर्टी दे रखी है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो पोजीशन हो उस हिसाब से वो डिसीजंस ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज वो समय आ चुका है जब जनता की, हमारे लोगों की जान बचाने के लिए जो कदम सरकार द्वारा उठा सकते हैं वो सभी कदम उठाए जाने चाहिए। क्योंकि स्वप्निल जी, सबसे मुश्किल काम जो है वो ये है कि पिछले 28 दिनों के अंदर 39% केसेस जो है वो रूरल एरिया से आए हैं। आप जानते हैं कि रूरल एरिया के अंदर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना स्ट्रांग नहीं है जितना शहरों में, और शहरों की स्थिति हमारे सामने है। तो अगर हम लोगों ने लोगों का बाहर आना जाना नहीं रोका, क्योंकि जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर बताइए, अभी भी अंतिम रास्ते पर रखना है या अब लॉकडाउन अंतिम रास्ते का वक्त आ चुका है? देखिए, जनता जहां परेशान हो रही है, सरकार अगर निर्णय लेती है लॉकडाउन का तो विपक्ष के फॉर्म में हम राजस्थान में उनके साथ हैं। जो निर्णय, जो रोड प्लान राजस्थान सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए करे, पिछले साल तो आपने राज्यों पर नहीं छोड़ा था। एक देश के रूप में जब आपने सोचा तो आपने लॉकडाउन की जरूरत को महसूस किया। अब देश के रूप में जरूरत बताइए ना। मैं तो आपको केंद्र सरकार के नुमाइंदे के तौर पर ट्रीट कर रहा हूं। स्वप्निल जी,
बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल जी, पिछली बार भी जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ हाथ में लिया तो लगातार ये बात आ रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने राज्य सरकारों को पूरी छूट दे रखी है कि अगर उन्हें लगता है कि स्थिति अब बाहर जा चुकी है तो वो जो चाहे यहाँ पर प्रोटोकॉल्स डिसाइड कर सकते हैं। लॉकडाउन लगाने की जरूरत है तो लॉकडाउन लगा भी सकते हैं, और उसके लिए केंद्र सरकार निश्चित तौर पे जा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पे जीडीपी का हम लोग 1% से भी कम, हमारे लिए हेल्थ के लिए, देखिए आप जानते हैं किस तरह की राजनीति हुई। मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहती थी स्वप्निल जी यहां पर, लेकिन अगर केंद्र ये डिसाइड कर लेता तो आप जानते हो किस तरह से ट्विटर के माध्यम से और किस तरह से काम यहां हमारे देश में होते हैं। मैं फिर भी वही पॉजिटिव नोट पे ही चलना चाहती हूँ। राजस्थान सरकार अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए हम लोग तैयार हैं। ठीक है, डॉक्टर नरोत्तम मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर नरोत्तम देखिए, अगर आज हम बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन प्लांट खोलेंगे तो हमें ऑक्सीजन प्लांट को फंक्शनिंग बनाने में समय चाहिए, हमें बेड बढ़ाने के लिए समय चाहिए, हमें और बिल्डिंग्स चाहिए जहां पर हम कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स बना सकें, और फिर उन कोविड डेडिकेटेड सेंटर्स को पूरी तरह संसाधन युक्त करने के लिए भी समय चाहिए। क्या लॉकडाउन आपको वो समय प्रोवाइड कर सकता है, या फिर बिना लॉकडाउन के भी आपको वो समय मिल सकता है? देखिए, जैसी परिस्थिति है देश की और राष्ट्र की और राजस्थान राज्य की, हम ये जो लॉकडाउन है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का विकल्प एक अंतिम विकल्प हो सकता है। उससे पूर्व में जो कुछ जरूरी सेवाएं हैं वो जारी रखते हुए यदि हम इस लगाए पर जो बिना बात के घर से बाहर नहीं निकले, एक पुस्तक लगाए अपने स्तर पर। नहीं, पर जागरूकता और अपील ने तो काम नहीं किया। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी को अभी वक्त की जरूरत है कि अगर लॉकडाउन से हमें इतने दिन मिल जाएं तो हम एक बार फिर फाइटिंग स्टेज में आ सकते हैं? क्योंकि आज तो आप फाइटिंग स्टेज में उतने तत्परता से नजर नहीं आ रहे हैं जिस तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। देखिए मेडिकल के साथ साथ पूरा सिस्टम अभी समय एक्टिव मोड पर है, और हम निश्चित मान चलिए कि हम तेजी से सब आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से हमारे संसाधन जुट रहे हैं, तेजी से हमारे कोविड केयर सेंटर की संख्या बढ़ रही है, तेजी से हमारे हॉस्पिटल में बेड की संख्या है, ऑक्सीजन व्यवस्था में मशीन लगी हुई है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक्टिव मोड में आने में बहुत समय चाहिए, हम एक्टिव मोड में चल रहे हैं। तो ये सिस्टम कब तक सस्टेन कर पाएगा? इस सिस्टम को सस्टेन करने के साथ साथ हम आगे की बढ़ रहे हैं, हम आगे की हमें क्या क्या सावधानी करनी है, क्या क्या चीज जरूरत है, वो सब इकट्ठा कर रहे हैं। हमको आज की तारीख में भी हमारे लिए जो ऑक्सीजन प्लांट है उनके लिए दानदाता खुद आगे आ रहे हैं कि हम आपको के साथ मिलकर आपके ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाह रहे हैं। कुछ लोग गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो अपनी तरफ से देने के लिए खाली बना के हमको देना चाह रहे हैं। पूरा सिस्टम, समाज और जो सरकार दोनों मिलकर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हम इस सिस्टम को और सुधार कर लेंगे। मैं ऐसा सोचता हूं डॉक्टर, देखिए मैं यहाँ पे जी मैं आपके पास थोड़ा आगे आऊंगा। दरअसल डॉक्टर नरोत्तम मेरे साथ कुछ ही पलों के लिए और हैं, तो इनसे मैं एक दो सवाल और ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। डॉक्टर नरोत्तम, एक सवाल, देखिए क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूं? आज डॉक्टर्स भी बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, और इन्हीं बढ़ते केसेस के दबाव के साथ बचे हुए डॉक्टर्स को, उन डॉक्टर्स को भी ट्रीट करना है और बढ़े हुए केसेस को भी ट्रीट करना है। अगर वक्त मिल जाता है और हम मैक्सिमम से मैक्सिमम डॉक्टर्स को बचा लेते हैं तो एक बार फिर आप पूरी एनर्जी के साथ खड़े होंगे, लेकिन उसके लिए केसेस का बड़े अंतर से गिरना जरूरी है। देखिए सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ तेजी से संक्रमित हो रहा है और उनको हम क्वारंटाइन आइसोलेट भी कर रहे हैं, किंतु परिस्थिति ऐसी है कि इस समय हम मेडिकल की जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ इस समय आराम से नहीं बैठ सकता। यदि कोई आदमी संक्रमित होता भी है तो तुरंत उसको आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बार जांच का रिपोर्ट जब नेगेटिव आ जाती है तो फिर वो चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ खड़ा हो जाता है और वापिस हमारे साथ सर्विस में आ जाता है। अब चूंकि समय नहीं है कि हम इतना समय दें उनको कि वो आराम से अपने आप को आराम करके फिर वापस आ जाए, इतना समय नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा संसाधन है, जो हमारा मैन पावर है, उस मैन पावर को इस समय सबसे अधिक आवश्यकता है समाज को, वो हम हमारी नौकरी, हमारी जो सेवाएं हैं वो समाज को दे सके। ठीक, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा डॉक्टर नरोत्तम, देखिए जैसे आज हम कह रहे हैं कि हमारे पास रेमडेसिविर की कमी है, आज हम कह रहे हैं हमारे पास बेड की कमी है, हम कह रहे हैं ऑक्सीजन की कमी है। पहले ये कमी कितनी थी? जरूरत थी 200 की, फिर जरूरत बनी 300 की, फिर अब जरूरत 400 को भी पार कर चुकी है। ऑक्सीजन के क्षेत्र में इंजेक्शन को लेकर भी यही रोना है। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे और कम होना नहीं चालू हुए तो केसेस भी बढ़ेंगे और जितना मिलेगा वो भी कम ही बहुत लंबे वक्त तक साबित होता रहेगा। तो क्या मेडिकल फ्रेटर्निटी सरकार को कम से कम 14 दिन
के लॉकडाउन का सुझाव देगी? नहीं सर, मैं इस पक्ष में नहीं हूं। मैं इस पक्ष में नहीं हूं क्योंकि हमें हमारे साथ में राज्य की अन्य चीजों को देखना होता है, हमारे यहाँ की इकोनॉमी की स्थिति को देखना होता है, आदमी की रोजी रोटी को देखना होता है। मेडिकल सेवाएं देते हुए कैसे बेहतर से बेहतर हम कर सकते हैं, कैसे लोग बाग जनता कर्फ्यू अपने स्तर पे लगा के अपने आप को घर में रख सकते हैं, इसकी पालना कराते हुए हमें इस सिस्टम के साथ काम करते ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, मैं आपका शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरोत्तम ने अपनी बात में कहा कि जनता कर्फ्यू अगर जनता मान ले, जनता नहीं मान रही, ये स्थिति तो साफ है। क्या तमाम समीक्षाओं के बाद राजेंद्र जी आपने महसूस किया कि हाँ जनता नहीं मानी? मतलब जो आपने सोचा था सेल्फ इंपोज्ड कर्फ्यू लगा ले जाएंगे लोग, नहीं लगाए? स्वप्निल जी, अभी तक जो हालात है इसमें आपने देखा होगा कि मार्च 2020 के अंदर जब कोरोना की पहली आहट शुरू हुई थी, उसके बाद में जिस तरीके से केंद्र ने कर्फ्यू मतलब लॉकडाउन लगाया था और उससे 2 दिन पहले राजस्थान सरकार ने भी कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, लॉकडाउन लगाया। तो अब यहाँ देखने की जरूरत है कि लॉकडाउन के पीरियड्स का जो हमें मतलब आज इस महामारी में, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है, तो हम पूरे देश के रूप में केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं। अब आप ये देखिए कि इस महामारी के लिए हमारे पास सर केंद्र की तरफ क्यों देखते हैं? पिछले साल आप कह रहे थे कि राज्यों को मौका नहीं दिया, अब जब राज्यों को मौका दे दिया अब आप केंद्र की तरफ देख रहे हैं। हम इसके पेच में तो नहीं फंसेंगे ना? एक बात बताइए, आपने पिछले साल के लॉकडाउन की बात की, आपने उस लॉकडाउन में भीलवाड़ा मॉडल की बहुत तारीफें की, आपने कहा मरुधरा के मॉडल को दुनिया भर ने अपनाया। आज वो दोनों मॉडल काम नहीं आ रहे ना सर, ये तो क्लियर हो गया ना? स्वप्निल जी पूरी बात सुनिए, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस महामारी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जरूरत की चीजें हैं वो है वैक्सीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा जो जीवन रक्षक दवाइयां और चौथी आपके है सेफ्टी गियर्स। अब आप देखिए कि चूंकि केंद्रीय जो स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी की पूरे देश की जो इस वैश्विक महामारी में नोडल एजेंसी है, आप इस चीज को देखिए। और उसके बाद में हमने जहां तक कहा, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि भाई राजस्थान के अंदर मतलब करीबन संक्रमितों के अंदर 5% रोगी है, तो हमें ऑक्सीजन आवंटन में 1.6% ही मिल रहा है, जो 400। देखिए वैक्सीनेशन, देखिए लॉकडाउन का डिसीजन वैक्सीनेशन पर अंतर नहीं डालेगा, वो जितना मिलेंगे उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपसे लॉकडाउन के सापेक्ष में पूछना चाह रहा हूं, आपके मॉडल्स अब काम नहीं कर रहे हैं ना सर? आपको लॉकडाउन की जरूरत महसूस हो रही है या नहीं? मैं पूछ रहा हूं, वही आपको कहना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन वैक्सीनेशन अगर हमने युद्ध स्तर पर किए होते, यह देश दुनिया के अंदर 70% वैक्सीन बनाता है। आज इस देश के अंदर वैक्सीनेशन पर संकट है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 1 मई से शुरू होने वाले 18 से 45 वर्ष वाले जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है, तीसरे चरण का कार्यक्रम है, उस पे संकट है। ये पूरे मीडिया की हेडलाइन है। आज सरकार इस पे क्यों नहीं जवाब देती? मेरी बात सुनिए ना सर, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन अगर तो राजेंद्र जी क्या करें? जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगा तब तक हम कोई रास्ता ही नहीं अपनाएंगे। नहीं तो वैक्सीनेशन हम इसमें क्या कर सकते हैं? हमारे पास वैक्सीन नहीं आ रही तो आप देखिए ना, इसमें जिम्मेदारियों से कौन भाग रहा है? ठीक है, आप जिम्मेदारी तय कर दीजिए, आप कह दीजिए केंद्र गलत है, मैं मान लेता हूं, लेकिन अब ये बताइए ना कि जब तक वैक्सीन नहीं मिलेगी प्रदेश क्या करेगा? लॉकडाउन लगाएगा क्या? मैं आपको कह रहा हूं राजस्थान के अंदर वैक्सीनेशन के अंदर देश में सबसे अच्छा काम हुआ। आप इस चीज को देखिए ना, आज वैक्सीनेशन के लिए संकट है, आज ऑक्सीजन के लिए संकट है, आज जीवन रक्षक दवाइयों के लिए संकट है। तो ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? आप मुझे बता दीजिए। आप लॉकडाउन लगा दीजिए, प्रधानमंत्री एक टाइम फ्रेम के अंदर कह दे कि मैं 15 दिन के अंदर ये चीजें देने के लिए तैयार हूं। आपने देखा होगा पहला लॉकडाउन लगा था जब एक 80,000 करोड़ का पैकेज जारी हुआ था, उसके बाद 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी हुआ। मुझे ये बताइए, जब आप सोच रहे होते हैं तो सिर्फ राजस्थान के सापेक्ष में सोच रहे होते हैं या आप नेशन के सापेक्ष में भी सोच रहे होते हैं? मैं देश के सापेक्ष में सोच अगर रहा आप हूं, देश के सापेक्ष में सोच रहे हैं तो जब आप 18+ की मांग कर रहे थे उस वक्त आपको नहीं पता था कि वैक्सीन की प्रोडक्शन कितनी है और उसको इतने राज्यों में बांटने पर किस तरह की स्थितियां होंगी? अभिषेक जी, आपको स्वप्निल जी, मैं आपको बता दूं कि मुद्दा ये है कि मतलब पिछली बार हमने 76 देशों को 6.5 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर दिए। क्या देश की जरूरत को पहले पूरा नहीं किया जाना? क्या कांग्रेस पार्टी शुरू से मांग करती रही कि भाई वैक्सीन की जरूरत देश को है? राखी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब राखी जी देखिए क्या है कि आजकल डिसीजंस कैसे हो रहे हैं। अनाउंसमेंट हुआ कि साहब 1 मई से हम 18+ का वैक्सीनेशन करेंगे, है ना?
तब क्या सेंटर को यह नहीं पता था कि अभी जो कंपनी है वो हमको हमारा ही दिया हुआ जो ऑर्डर है वो 15 मई तक नहीं निपटा पाएगी? ऐसे में स्टेट्स भी खरीद लें बोलने का क्या फायदा था? 18+ को आप 15 मई से भी बोल सकते थे जब स्टेट्स खरीद पाए, लेकिन नहीं, आपने हड़बड़ी की। और ऐसे अगर हड़बड़ी में डिसीजन होंगे तो हम सही रास्ते में तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। देखिए स्वप्निल जी, 1 मई से 18+ लोगों के वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। कंपनीज ने भी कहा और सब तरफ ये अनाउंसमेंट हुआ कि 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट प्लस प्राइवेट को ये वैक्सीनेशन दिया जाएगा, वैक्सीन दी जाएंगी। और निश्चित तौर पे 130 करोड़ के ऊपर लोगों को वैक्सीन लगाना एक चुनौती से कम नहीं है। हमने अब तक जो 15 करोड़ लोगों को एक डोज दे दी है वो कई यूरोपियन देशों के 10-12 देशों के बराबर की जनसंख्या है। और आप ये चाहें कि 1 तारीख को सब कुछ हो जाए तो आप जानते हैं ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें पूरा प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा। जैसे राजस्थान के अंदर 3 लाख डोसेज अनाउंसमेंट क्यों और किया? 11 जिलों के अंदर ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर 1 तारीख का अनाउंसमेंट क्यों किया? 1 तारीख का अनाउंसमेंट स्टेट्स ने नहीं किया, सेंटर ने किया, क्यों किया? सर बिल्कुल सेंटर ने कहा है और कल से स्टार्ट भी हो रहा है। आप ये चाहें कि फर्स्ट डे पे ही हो जाएगा, मैं आपको तैयारी भी नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जब लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम राज्य अगर 1 तारीख को वैक्सीनेशन चालू करने की स्थिति में नहीं है तो क्या ये पूर्वानुमान सेंटर नहीं लगा सकता था? वो तो सारे स्टेट से डेटास ले रहा है ना मैम। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रही हूँ ज्यादातर राज्य नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ अगर 5 राज्य भी अगर चालू करते हैं तो क्यों ना वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो। और कोविड शील्ड की जहां तक कैपेसिटी 7 करोड़ की थी, 8-10 करोड़ तक ले जाने की काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। कोवैक्सीन जो 60 से लेकर 90 लाख के बीच में प्रोडक्शन कर रही थी उसका भी 1.5 करोड़ के आसपास प्रोडक्शन कर रहे हैं। स्पुतनिक वी भी जल्दी हमारे पास होगी। बाहर यूएस यूके के अंदर जो वैक्सीन है उनको भी अलाउ कर दिया इंडिया के अंदर। अच्छा मैम, तो लगातार केंद्र सरकार, और आप चाहें कि एक दिन में हो जाएगा, कभी नहीं कह रहा कि एक दिन में संभव नहीं है ये चीज। मैं इतना मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं ये समझ जाऊं कि रातों रात एक दिन में हो जाएगा। 10 राज्यों ने भी स्टार्ट किया तो लेकिन अब देखिए, मैं एक सवाल और आपसे ले रहा हूं राखी जी, मुझे सोचकर बताइएगा आप। आपने कहा स्टेट्स चाहे तो खरीद ले, कंपनी ने कहा हम स्टेट्स को महंगा बेचेंगे। अगर ये स्थिति आई तो केंद्र उसके बाद ये तो कह सकता था कि राज्यों को जितना चाहिए राज्य हमें ऑर्डर करे, हम कंपनी से लेके आपको उतनी कीमत का देते हैं, तो वो आपको 150 का देता, राज्यों पर भारी नहीं पड़ता। आपने ये क्यों नहीं सोचा? जी देखिए स्वप्निल जी, लगातार रेट्स की बात भी हो रही है तो मैं बताना चाहूंगी कि पहली 10 मिलियन जो वैक्सीन की डोजेस थी वो शुरुआत में जनवरी में जो इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ वो रिस्क असेसमेंट प्राइस था। और इसके बाद में साफ क्लियर किया है कंपनी ने कि जैसे ही 10 मिलियन जो डोजेस हैं वो हो जाएंगी कंप्लीट, उसके बाद में केंद्र को भी उसी रेट पे मिलेगा जिस रेट पे स्टेट को मिल रहा है। कंपनियों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद में कुछ रेट्स कम भी किए हैं, आगे भी प्रयास जारी है। देखिए क्या है, सेंटर अलग और स्टेट अलग सोचना ही गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या अपनी डोजेस को अपने पास रख लेगा? अल्टीमेटली वो स्टेट्स को ही देने वाला है, तो स्टेट्स के पास ही आएंगी। अभी देखो राजेंद्र जी कह रहे थे किस आधार पर आएंगे? बहुत अच्छा काम किया किस आधार पर? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजी इतनी वैक्सीन तभी तो अच्छा काम किया। मैं पीठ थपथपाना नहीं चाहती, राज्यों को किस आधार पर बांटे जाएंगे? जिस आधार पर बांटे जा रहे हैं वो भी तो सवालों के घेरे में है। जिस आधार पर बांटे जा रहे हैं उस आधार उस तर्क को तो सुप्रीम कोर्ट भी जानना चाह रहा है। ऐसे में ऐसा लगता है कि अगर विपक्ष के तौर पर कांग्रेस ने उस पर सवाल उठाए तो हो सकता है वो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन के 3 क्राइटेरियाज डिसाइड किए हैं कि किस तरह से वहां वेस्टेज ना हो, किस पेस के साथ में वो लोग कर रहे हैं काम। इस तीनों क्राइटेरिया में अगर होगा, पार्शियलिटी कभी नहीं हुई स्वप्निल जी। अगर पार्शियलिटी होती तो यूपी जो हमसे 3 गुना बड़ा स्टेट है, वहां पर बहुत कम बचा, इसलिए एक बार फिर राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। राजेंद्र जी मुझे ये बताइए, मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, आपका जन अनुशासन पखवाड़ा आपके लक्ष्य के आधे तक भी नहीं पहुंच पाया। आप फिर आंशिक के नाम पर थोड़ी और पाबंदियां बढ़ा दीजिए, लेकिन आपकी जो मूलभूत जरूरतों में ये जो शराब की दुकान शुमार रही जिसको आपने खोलने का निर्णय लिया, मैं उसका रीजन नहीं समझ पाया। ऐसे में आपका लक्ष्य कभी पूर्ण हासिल नहीं होगा अगर आप बीच का रास्ता ही पकड़ेंगे तो, या तो इस पार या उस पार। वक्त यही मांग रहा है। सरकार क्या सोच रही है? अब पूर्ण लॉकडाउन लगेगा 10-12 दिन या 14 दिन के लिए या नहीं? स्वप्निल जी, मैं फिर अपनी वही बातें दोहराऊंगा कि इस पूरी महामारी के अंदर संजीवनी वैक्सीनेशन है,
वैक्सीन है, दूसरा जो ऑक्सीजन है, जरूरी दवाइयां हैं, सेफ्टी गियर्स है, उसके ऊपर पूरा का पूरा केंद्र का नियंत्रण है। हमें संसाधन दिलवा दीजिए। आप कितने भी दिन का लॉकडाउन केंद्र सरकार लगा सकती है। केंद्र सरकार जब पिछली दफा लॉकडाउन राज्यों से पूछे बगैर लगा दिया, तो अब उनको क्या दिक्कत है, मुझे ये बताइए ना। तब आप लोगों ने उस पर सवाल उठाए, अब जब आपसे बोला जा रहा है लगाइए तो आप नहीं लगा रहे हैं, तो फिर क्या वो सियासत थी या ये सियासत है? ये सारी चीजें वोट के गणित पर आकर रुक गई हैं क्या? नहीं स्वप्निल जी, हमें संसाधन मिल जाएंगे, हम इस पूरे के पूरे हमने पर सर जब तक नहीं मिलेंगे तब तक संक्रमण की चेन कैसे तोड़ेंगे? जो रास्ता आपने अपनाया वो डिलीवर नहीं कर रहा। आप देख नहीं रहे ना, रोजाना क्या डिलीवर कर रहा है सर? जब से जन अनुशासन पखवाड़ा लगा इतने दिनों में केसेस की संख्या गिरनी थी, नहीं गिरी। स्वप्निल जी, रोजाना प्रधानमंत्री जी से बात हो रही है, रोजाना गृह मंत्री से बात हो रही है, रोजाना स्वास्थ्य मंत्री से बात हो रही है, एनएसए से बात हो रही है। हमारा मंत्री मतलब 3 मंत्रियों का समूह दिल्ली में जाके बातचीत करके आ गया। राज्यों के 25 सांसदों से बात कर ली, राज्यसभा सांसदों से बात कर ली कि भाई हमारा पक्ष रखिए, हम पूरी तरीके से सावधान है। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज देश जिस हालात में है, फिर बोल रहा हूं, वक्त चाहिए तमाम संसाधनों के लिए, सियासत नहीं चाहिए। और वो वक्त अगर सरकार लॉकडाउन लगाकर बार्गेन नहीं करना चाहती तो आप अपने ऊपर सेंसरशिप लगाकर बार्गेन कीजिए, क्योंकि आपकी जान आपसे ज्यादा कोई सुरक्षित नहीं रखना चाहता, कम से कम हालात तो नहीं रखना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।